Good evening. My name is Rajiv K. Bajaj, and of course, you're watching the RKB Show. That's right. You're watching the RKB Show on Metro Network, and my name is Rajiv K. Bajaj. And tonight we've got a great show for you tonight. At least I think so. We've got Professor Iyer for you. He's of course going to be talking about his favorite subject, which is infrastructure, and also he's going to be talking about why Narendra Modi should be the Prime Minister of the country. यानी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री क्यों होना चाहिए. प्रोफेसर अय्यर इस वक्त हमारे साथ है, लेकिन उनसे हम मिलेंगे ये छोटे से headlines देखने के बाद. Let's take a look at some of the headlines of the day, or at least some of the issues which ought to be in the headlines. Let's take a look. क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? Should नरेंद्र मोदी be the Prime Minister of the country? क्या नरेंद्र मोदी PM बनेंगे? नंबर 1. नंबर 2, क्या मुंबई के साथ इंसाफ होगा? भले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने या ना बने, क्या मुंबई के साथ कभी इंसाफ होगा? क्या 11,000 पॉट होल कभी भरे जाएंगे? मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, एक छोटा सा मुद्दा है सड़कों का. 11,000 पॉट होल हैं हमारी सड़कों पर, और मुंबई का पैसा यानी 1,93,000 करोड़ का टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है वो कहां जाता है? और इतनी बारिश के बावजूद मुंबई शहर में वाटर कट क्यों होते हैं? पानी की किल्लत है अब तक. बीएमसी कहती है कि हमारे पास पानी नहीं है इतनी बारिश के बाद. क्या ये मजाक है? इज दिस अ जोक? क्या ये मजाक है? और मुंबई कर इस मजाक को क्यों झेलते हैं? Let's take a look at the headlines again. Let's take a look at these headlines once more. Will Narendra Modi be the Prime Minister? क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रोफेसर अय्यर अपना सिर हिला रहे हैं, बोल रहे हैं कि जरूर बनेंगे. मुझे ऐसा लगता है. वो क्या बोलेंगे मुझे मालूम नहीं है. क्या मुंबई के साथ कभी इंसाफ होगा? क्या 11,000 पॉट होल यानी गड्ढे कभी भी भरे जाएंगे? मुझे नहीं लगता भरे जाएंगे, ऐसा मुझको लगता है. कहां जाता है मुंबई का पैसा? इतना टैक्स जो आप कलेक्ट करते हैं मुंबई से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होती है पूरे भारत में, और मुंबई का पैसा आखिर कहां जाता है जब यह कहा जाता है कि इतनी ज्यादा बारिश के बावजूद, रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश के बावजूद वाटर कट है? क्या यह मजाक नहीं तो और क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉमेडी सीरियल, दिस इज कॉमेडी सेंट्रल, व्हाट इज इट? और मुंबई कर इस मजाक को क्यों झेलते हैं? क्यों झेलते हैं मुंबई कर इस मजाक को? इस वक्त हमारे साथ हैं प्रोफेसर अय्यर. दैट्स राइट, प्रोफेसर अय्यर इज राइट हियर विद अस, एंड लेट्स आस्क हिम. प्रोफेसर साहब नमस्कार. नमस्कार. क्यों झेलते हैं मुंबई कर इस मजाक को? देखिए क्या है कि हमारी ये जो झेलने की शक्ति है ये पता नहीं मेरे ख्याल से अपरंपार है, क्योंकि आपने 11,000 पॉट होल बोले, लेकिन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को अगर आप पूरे देखेंगे तो ये गड्ढे मेरे ख्याल से 40,000 है. 40,000 हैं. क्योंकि ये हम खाना. But why do we bear it? That's what I want to know. We pay the maximum amount of tax. Why do we have to bear all this? हम इसका विरोध क्यों नहीं करते? जिस तरीके से विरोध हमें करना चाहिए. भाई मोमबत्ती लेकर के हम ना जाने किन किन चीजों के ऊपर बाहर आ जाते हैं, गड्ढों को लेकर के हम लोग बाहर क्यों नहीं आते? देखिए क्या हमारी एक एटीट्यूड हो गई है. हमारी एटीट्यूड ये हो गई है कि हम बोलते हैं कि हमें आज हमारे पास समय नहीं है, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी से बाहर नहीं आ सकते जी. भाई जब इतने नेता लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? करेक्ट. तो बेसिकली क्या है कि हमारी जो सहन शक्ति है वो जबरदस्त हो गई है. इतनी जबरदस्त सहन शक्ति कि हमें हर चीज चलने दो भाई, जीने दो भाई, छोड़ो भाई, इस एटीट्यूड के अंदर हम फंस गए हैं. और मेरे ख्याल से मुंबई कर को जगाना पड़ेगा. जगाने के लिए हमें लोग चाहिए जो जगा सकते हैं मुंबई कर को. अभी जगाने वाले कोई नहीं है मेरे ख्याल से. आप अभी इस प्रोग्राम से आप जगाइए इसको. 40,000 गड्ढे, और इन गड्ढों को सुप्रीम कोर्ट 40,000 potholes. That's what he's talking about, right? 40,000 potholes in the entire MMRDA region. 40,000. That's right. The High Court has constantly said about this, and they have made statement that it is unpardonable. You know that the municipal authority will have to fulfill it. And गड्ढों की क्यों बात करते हैं खाली? मेरे ख्याल से हमारा जो पूरे कॉरिडोर सारे बंद पड़े हैं. आज यहां से आप एरोली जाना चाहते हैं इस वक्त तो पूरा रोड टूटा पड़ा है. और जो दूसरा रोड था मुंब्रा का, इस वक्त लॉक जाम पड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर एक जगह ब्रिज केविन हो चुका है थाना की तरफ जाने के लिए. जहां तक नवी मुंबई का ब्रिज है, केवल एक ब्रिज चल रहा है जो नवी मुंबई का ब्रिज है, वही ठीक ठाक है. नहीं तो मुंबई से बाहर निकल के सारे रास्ते आज टूटे पड़े हैं. सारे रास्ते टूटे पड़े हैं. मुंबई से बाहर जाने के सभी रास्ते टूटे पड़े हैं. केवल नवी मुंबई वाला रास्ता खुला हुआ है. ऐरोली का जो ब्रिज है वो खुला हुआ है, नवी मुंबई का रास्ता खुला हुआ है. बस मुंबई के बाहर आप निकलना चाहेंगे तो आप गड्ढों से ही जाएंगे. इनफैक्ट आप पुणे जाना चाहेंगे तो पनवेल और तलोजा से जो एंट्री है उधर तो रोड ही नहीं है जी, सड़क ही नहीं है. कम से कम 2-3 किलोमीटर की कोई सड़क नहीं है. फिर आप एक्सप्रेसवे में जाएंगे
तो अगर ये हालात हैं, हमारी ये परिस्थिति है, और जबकि हमारा नेबरिंग में बोलना चाहूंगा गुजरात, जिसमें इतनी बारिश होने के बाद I knew that was coming, right? मक्खन जैसे रोड, कंटिन्यूअस रोड्स, एब्सोल्युटली, एंड स्टेट हाईवे इज एक्सेलेंट, नॉट ओनली नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे इज सुपर्ब। मैं 214 मेगावाट चारंका सोलर फार्म देखने गया, जो पाकिस्तान से तकरीबन 200 किलोमीटर के अंतर्गत है, और वहां की रोड मक्खन जैसी रोड। रास्ते में मैं एक जगह ऐसा लग रहा था हम कार में जा रहे थे लेकिन हम फ्लाइट में जा रहे हैं, ऐसा लगता है। तो इस तरह की रोड। And as compared to that, let's take a look at Mumbai. What about Mumbai roads? What is your experience when you travel on the Mumbai road? Mumbai looks like, it is looking like a man whose all arteries are completely choked and dire straits, and maybe if further nothing is done, then he is going to go to an open heart surgery. Situation of almost a completely, I would say, what do you call it, is a tertiary state heart patient, not a primary state. I would say several attacks, all the systems choked, and now this heart patient needs only an open heart surgery to save him. That is the situation of Mumbai. I'm sorry to say that. And who do you think will perform this operation? This operation needs a political will, solid political will. It cannot work with the leadership, which is currently very, very weak in my opinion. It is not ready to tackle small issues like taking away the kachra of the city. पूरा का पूरा आप सिटी में कहीं चले जाइए, हमने तो फोटोग्राफ्स करके सबों में दिखाए अपने म्युनिसिपल कमिश्नर को कल्याण में, कि तुम्हारी ये जो सिटीज लाइक डोंबिवली एंड ऑल आर बिकम कचरा सिटीज, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। कुत्ते खाते हैं आज भी। रात को आप चले जाइए, पूरा आप जाइए अक्खा मुंबई से लेके एमएमआर रीजन में हर जगह जाइए, रात के टाइम पे आप जो कचरा का कुंडी होता है उसमें से कुत्ते खा रहे होते हैं सारा कुछ। But that's true even from Mumbai. That is true. I mean, आप डोंबिवली तक क्यों जाएं, आप अंधेरी देख लें। बिल्कुल, ढाबा में भी है। जहाँ अभी हमारा स्टूडियो उसके सामने देख लें। बिल्कुल This is Andheri West. This is one of the most elite areas. बिल्कुल। One of the most elite suburban areas of Mumbai. And take a look at what is happening over there. Isn't that sad? Absolutely, it is very sad. But I have to take issue with you on one thing. And the one thing that I have to take issue with you on is this. आप कहते हैं कि political will की जरूरत है। हाँ जी, What do you mean by political will? Political will have to come only from us. हम लोगों से ही आएगी ना political will। देखिए क्या है कि पॉलिटिकल विल हम लोगों से खाली नहीं आएगी। नेता क्या कर रहे हैं, जिनको आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आज? वो सिटी की ग्रोथ और डेवलपमेंट और उसके फ्यूचर के ऊपर इन्वॉल्व नहीं है। उनकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी अजीब अजीब चीजों में है। अगर वो इन्वॉल्व बिजी हैं कि भाई मैनेक्विन्स क्या पहन रहे हैं, उसमें बिजी हैं। वो बिजी हैं अपनी सिटी के अंदर ये देखने के लिए कि भैया अभी देखिए कितने सालों पहले वो डांस बार के पीछे कितना बड़ा मुद्दा हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया कि यू हैव टू ओपन द डांस बार्स एंड दैट इज द राइट्स, आज पूरी सिटी इन्वॉल्व थी उसमें, सब इन्वॉल्व है। देखिए कोई अपने कचरा को, अपने सिटी को क्लीन करने में कोई इन्वॉल्व नहीं है। ये बकवास बातों में सब इन्वॉल्व है, जिसका कोई इस सिटी के लिए कोई मतलब ना मायना है ना कुछ है। डांस बार पहले भी थे, आज भी हैं और अब भी रहेंगे, फ्यूचर में भी आएंगे। और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनको तो कोई समझ है कि नहीं है, मुझे डाउट है। ये मेरे ख्याल से हमारे जो आर पाटिल हैं इनको जरा समझना चाहिए कि ये जिन मुद्दों के ऊपर इन्वॉल्व है, एक्चुअल सिक्योरिटी के मुद्दों पर इन्वॉल्व नहीं है जी। अर्बन डेवलपमेंट मंत्री हैं, उनका अर्बन डेवलपमेंट का मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो समझ है कि नहीं है वो मुझे पता नहीं है। बिजली मंत्री हैं, बिजली गुल हो या नहीं हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लकीली इस बार क्या हुआ है कि डिमांड थोड़ी कम हो गई है महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि पानी काफी बरसा है, कोई ना भी अभी उफान पे होगा। हर चीज अगर थोड़ी सी इनकी मतलब बोलते बचत हो गई, इसलिए बिजली कट नहीं हुआ, नहीं तो पानी का कट हो रहा है जो आप बोल रहे हैं। इट्स अनबिलीवेबल वाटर कट इज हैपनिंग दिस सिटी नाउ। चेरापूंजी डज नॉट रिसीव हायर रेनफॉल माय फ्रेंड। The highest rainfall in the country is received by Mumbai metropolitan region. And there was one particular, you remember we were having a chat about how to fulfill the water needs of the state of Maharashtra. Absolutely. Could you explain that to us? I am very clear between Mumbai and Lonavala. If you create a storage reservoir, it is the highest and the biggest catchment area, because now whatever storage reservoir you have, they are the ones which are lying for last 40 years, and the population of the city has gone up from just about, let's say, 30 lakh people to 2.5 crores. That is massive rise, and we have the same check dams, the same storage systems, and the same thing we haven't created. The only project probably constructed in the modern time is the Barvi Dam. Minus Barvi Dam, there is no major project in Maharashtra which of namesake, and Koina was the old project which came in Nehruji's time. So I believe there must be a storage water reservoir between Mumbai and Lonavala,
because that can supply water not only to Mumbai and MMR and Pune, but also to the whole of the Satara and other regions, Sangli region also. You know, unless we think of such major infrastructure projects, we are not going to save ourselves. Today, 80% of the water that flows, last 2 months, 1st June the rain started. Right. Today also rain has not stopped. This is probably the most incessant rain we have seen the last 10 years. That's right. And all the rain is going through our gutters into the Arabian Sea. Yes. The entire rain in the Arabian Sea. And it is not giving anybody any benefit. That's right. So The point is, now the BMC itself admits that there are about 11,886 odd potholes which they've actually counted. Absolutely. And they've done nothing whatsoever to fill them up. Even today, for example, when you would have come to this office, you would have seen that right under the metro bridge के बिल्कुल नीचे डीएन नगर के आगे जाकर इंडियन ऑयल की कॉलोनी है, उसके बाद जाकर के मेट्रो का ब्रिज है. मेट्रो का ब्रिज जब आप क्रॉस करते हैं, उसके बाद इतना बड़ा गड्ढा है, इट लुक्स लाइक in fact we had done a program on this, we'll try and show that to you. एक इतना बड़ा गड्ढा है, ऐसे लगता है क्रॉस कंट्री में अगर आप जा रहे हैं ना, मतलब it is like the Paris to Dakar rally. It is so difficult. Now you've got that over there, and it is bound to cause accidents. The last time when we had gone over there, we actually got a bridge made, we got a bridge repaired, we got it made, we got it expanded, and the very unfortunate part about that bridge is, right ahead of Star Bazaar, is that bridge is now being used for parking. Yes, that's the worst thing. रोड एक्सपेंशन के लिए ब्रिज बनाया गया और वहां पर अब पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है. नाउ माय पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे वी आर रिस्पांसिबल फॉर दिस. आखिरकार हम लोग क्यों झेलते हैं? मेरा सवाल ये है कि हम लोग ये झेलते क्यों हैं, ये मैं जानना चाहता हूं, आप लोगों से जानना चाहता हूं. आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे पता नहीं कितने सालों से देख रहे हैं, मैं भी अपने आप को पता नहीं कितने सालों से झेल रहा हूं, लेकिन हम लोग ये सब क्यों झेलते हैं? मुझे तो झेलने में कोई 2 मिनट की बात है, आप 2 सेकंड में चैनल को चेंज कर सकते हैं. लेकिन जहां तक बीएमसी के अधिकारियों का प्रश्न है, हमारी म्यूनिसिपैलिटी का प्रश्न है, इनको हम क्यों झेलते हैं? प्रोफेसर अय्यर, आप ये बताएं, और इसमें हमें कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या लेने चाहिए? लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ 1 2 3. ये सब हमें करना है. सबसे पहले तो जो सिटीजन अपनी गली कूचे में जो बैठे हैं, उनको अब सड़कों पे हफ्ते में एक बार आना बहुत जरूरी है. जी, ये आंदोलन की हम जिस दिन बाहर आए, चाहे हम शनिवार को आए, चाहे हम सैटरडे को आए, चाहे हम संडे को आए, एक दिन हम बाहर आए और बोलें कि हमारी ये सड़क साफ होगी, हमारी ये. उसके बाद पिटीशंस लोकली. मेरे ख्याल से सबसे पहले कंप्लेंट्स टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. आज आपने मुंबई के बारे में बोला, बीएमसी के बारे में बोला. इस वक्त 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है हमारे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में. 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टोटल मिला के गड्ढे 40,000 गड्ढे हैं. 11,000 गड्ढे हम बता रहे हैं, लेकिन पूरे एमएमआर रीजन के, मैं सर मुंबई रीजन की बात कर रहा हूं, मैं तो पूरे मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करूंगा, क्योंकि एमएमआर आज हमारी डेवलपमेंट जो है, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन की बात हो रही है जी. इस अर्बन रिन्यूअल में पूरे एमएमआर को इन्वॉल्व किया जा रहा है. 2.5 करोड़ लोगों को, 25 मिलियन पीपल को इन्वॉल्व किया जा रहा है. उसमें 40,000 गड्ढे हैं भाई. 40,000 गड्ढों का आप क्या करेंगे? गड्ढे अपनी जगह. And this is the only country in the world where this is the only city in the world. I'm so sorry, I don't see that happening in Delhi, by the way. दिल्ली में ऐसा नहीं होता है. At least the last time I was in Delhi, it didn't happen. You've just come back from Delhi. Yes. You just landed yesterday. Last night you landed. But this time Delhi is bad. The roads are destroyed. Delhi is bad. First time, because they face the rains, their roads are also under severe crisis now. Like us. It's found out. But are there potholes on the flyovers? That's what I want to know. They are there. On the flyovers of Delhi? Yes. While going to the airport, there is a big one. All right. So which means this problem is not endemic only to the city of Bombay, only to the city of Mumbai. It is also there in Delhi. It is also in Hyderabad. Is that good news or is that bad news? It is also in Hyderabad. Hyderabad, the roads are caved in now. I think it's terrible news. Yes. Why is it terrible news? Because as Indians, we just tend to take whatever shit these people hand out to us. Absolutely. And I know this language is not supposed to be used on television, but there comes a time when you've got to cross the line. You have to cross the line. Yes. Now, I have never heard anywhere in the world of potholes on a flyover, on a bridge. Can you imagine that? See, you are an engineer. Yes, because you see what type of material they are using. Whenever they have to construct a bridge, it's unbelievable. In Delhi and Bombay, I've seen people using paver blocks on bridge. Paver blocks on bridge. Paver blocks on what is to be used in payment is being used on bridge. Can you allow this to happen? This is crime. This is serious crime, because you are creating accident. You are creating a structure where accidents are going to be the order of the day. Why would they use? Please explain this. जो paver blocks होते हैं, by the way, I don't like paver blocks. I know. But by the way, I love those interlocking tiles. Absolutely. They are far more better. Far better. They're far better, far easier to repair and so on and so forth. कोई भी contractor
पेवर ब्लॉक किसी ब्रिज के ऊपर, पुल के ऊपर क्यों इस्तेमाल करेगा, वो जरा बताएं। क्योंकि सबसे पहले जो लोकल कॉर्पोरेटर्स होते हैं ये खुद अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रियां चालू कर लेते हैं बाय द साइड्स, ये साइड बिजनेस है। और जब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्टर पूरा काम करता है तो उसको अपने पास अपने फेवर में रखने के लिए कि वो तकलीफ नहीं करे, और ये खुद पॉलिटिशियन फोन करते हैं, बोलते हैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच दे दो। और देन एवरीवेयर यू सी रोड, these patches appear everywhere in Mumbai, in Delhi also it is happening, and this has destroyed the country. This is all these small time operators all around, they use all illegal material. All the things that they are doing is the electricity used illegally, they do all the theft of electricity, they use all the sand on earth that is not supposed to. Now you're making me really frightened. Shall I Yes. tell you why? Yes. Flyovers के ऊपर potholes Yes. can only mean one thing, Yes. कि एक ना एक दिन ये फ्लाईओवर गिरेगा। पक्का। That's what it means. 100%. क्योंकि हो सकता है कि आपने ऊपर जो क्लैडिंग करी है उसमें अभी पॉटहोल्स आए हैं, लेकिन पानी तो अंदर गया है, बिल्कुल। उसके प्लिंथ तक पानी तो गया है। बिल्कुल। इसका मतलब आपने नींव रख दी है कि 5 साल के बाद, 6 साल के बाद बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। राइट ठीक है सर? राइट। नंबर 2, जो दूसरी चीज से सबको डरना चाहिए, इज द मेट्रो गोइंग टू बी सेफ? If this is the kind of work, civil work that we do, is the metro in Mumbai going to be safe? My answer is yes. All right. Now, Because see, let's now hear that. this is very, very interesting. I really would like to hear The that. metro is being built by construction companies which have muscle. For example, Anil Ambani's company is a muscle-oriented company. It is not going to allow all these choto-moto contractor or any corporator to come and threaten them. So they can manage this because they are more powerful. The politicians will dare not go against them. So I'm telling you, your metro is safe. What is not safe is Your flyover. Your flyover, because it's a small stretch and it depends on the local pulls and pressures of those political masters. And in Mumbai, it has become a bridge city. Everywhere you take a small bridge and see, each bridge is looking very different. There is no symmetry. I went to Bhutan, a country. The whole country looks similar. Do you see any similarity in any of the structures in Mumbai? Can you find this? See, we had those Gothic structures up, and then you come down the city, you see different stuff. Then you further go down, you see different stuff. So Mumbai has become a masala city. You don't know what about building material. No, is but being- the fact remains that as far as those neo-Gothic structures that you're talking about are concerned, some of them were built about 160 years ago, I agree. 140 I years agree. ago, and they're still standing. Exactly. And they are still standing. Exactly. And had it not been for the interference of some of the so-called members of the Heritage Committee, they wouldn't be leaking right now. Very Absolutely. frankly, but that's a separate issue. Absolutely. We'll talk about that at some point in time. Absolutely. That would be separate, like St. Thomas's Cathedral, the Bombay High Court, all Wales these, Museum, all these, Prince of Wales Museum, the Victoria Terminus, all the CST. all these have actually been destroyed by the amateurish, stupid attempts of some of the members of the Heritage Committee who think they know more than the original architect. But we'll not talk about that. What I'm saying is, if the British could build such wonderful structures, Yes. using Indian labor, Yes. using Indian engineers, Absolutely. using Indian contractors, Yes. why can't we? Because we don't give contractors the chance. We want the fly-by-night operator who knows nothing to develop it. I'll give an example. Even in Uttarakhand, that in the Uttarakhand tragedy, I will tell you, in the smaller dams that were built by local corporators and politicians. Whatever local corporators and politicians without experience are doing results in calamity. In Mumbai, almost all the toilets, almost all the small civil works, almost all the small bridges, everything is being constructed by the political masters. It is a complete mafia, a nexus between the corporators, between the builders and constructors locally, and I would say the local hooligans and the hoodlums. And this combination is destroying this Christian city. This city has gone to dogs because of this combination. Right, another moment we've got Professor A.G. Iyer of the Inertia Foundation. He's the chairman of the Inertia Foundation, Professor A.G. Iyer, and he's just come back from Bhutan. But for what he did in Bhutan, that of course we'll talk at some other point of time. At the moment, let's take a look at those headlines again. And by the way, I must tell you this. We'll have a special program on our old friend Munir Khan. जी हाँ, Munir Khan पे एक special program हम करेंगे starting tomorrow. Munir Khan, by the way, has received a huge relief from the High Court. हाई कोर्ट ने रूल किया है जो बात हम शुरू से बोल रहे थे कि इस आदमी के खिलाफ साजिश है। मैं ये मान करके चलता हूं कि अगर किसी आदमी के हाथ से एक पानी का ग्लास पीने से भी अगर कोई ठीक हो जाता है तो वो बात आपको माननी चाहिए। यहां तो ना जाने कितने लाखों लोग ठीक हुए हैं और वही
चलिए हाई कोर्ट ने माना नहीं है अभी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट करी है और हाई कोर्ट ने रिलीफ ग्रांट किया है। साथ में यह भी कहा है कि किसी को उसके प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने से आप रोक नहीं सकते बशर्ते कि वो इलीगल नहीं है। वील टॉक अबाउट मुनीर खान इन जस्ट अ लिटिल व्हाइल, बट एट द मोमेंट let's take a look at those headlines again, those spotlights again. What is in the spotlight on the RKB show? Let's take a look at that again. Will Narendra Modi be the Prime Minister of the country? क्या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? यह है सवाल और इसका रिस्पॉन्स आप भेजें on rkb@metronetwork.in. That is the email address, rkb@metronetwork.in. क्या मुंबई के साथ इंसाफ होगा? जो प्रोफेसर अय्यर ने कहा उससे तो लगता है बिल्कुल नहीं होगा। क्या 11,000 गड्ढे भरे जाएंगे मुंबई रीजन में और एमएमआरडीए में जो 40,000 गड्ढे हैं क्या वो भरे जाएंगे? और कहां जाता है मुंबई का पैसा? मुंबई का पैसा किसकी जेब में जाता है? कौन से महासागर में बह जाता है? इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। और इतनी बारिश के बावजूद वाटर कट, ये किस किस्म का मजाक है? आफ्टर अ रिकॉर्ड रेनफॉल यू हैव अ वाटर कट, व्हाट काइंड ऑफ अ जोक इज दैट? मुंबई कर इस मजाक को क्यों झेलते हैं? क्यों झेलते हैं? मुझे इस बात का जवाब अब तक नहीं मिला है। क्यों झेलते हैं हम लोग? मेरा यह कहना है, वी आर अ कम्युनिटी, केबल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म. We are per se not concerned with, big politics and stuff like that. But what I am concerned about is when I step out of my house, I pay property tax, you pay property tax, I pay income tax, you pay income tax, we are paying service tax, very shortly all of us will have to possibly be, we're going to be loaded with the LBT as well. But what I'm saying is, we expect at least a road on which a vehicle can go without overturning on its own. Exactly. Now, is that too much to expect? No, that is the basic thing. In fact, the basic thing is, I would say hygiene. The city must be clean. Yeah. We must see all our waste management happening in the proper way. Right. We should see that our gutters not overflowing. Right. That we have a proper sewage management system. We should see that our roads are clean and they are pliable. That means I can take my vehicle out on the road. Right. And these are very basic things. These are, I would say, the tertiary government which we call the municipal corporation here. Right. And in the village we call the Gram Panchayat. These Ji. should be the fundamental framework of the Constitution of India. If the country has to come up, these things should work. The parliament, if it is unable to function, is secondary. That's a separate issue. Secondary. That's According right. to me, secondary. Primary is the tertiary government of India, which deals with people on a daily basis, must function. We should be able to see success at that end. In this country, it is so funny that minus Delhi and in that circle where लोग एक दूसरे को जानते हैं, अपना काम करा लेते हैं, पूरा देश मेरे ख्याल से काम नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, सबसे बड़ी बात जो यहां पर यह है, इसके बारे में हम लोगों ने कई बार पहले भी चर्चा करी है कि आखिरकार हर चीज के लिए आपको दिल्ली ही क्यों जाना पड़ता है। अगर रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, अगर आपको अपने न्यूज़पेपर तक आपको रजिस्टर करानी है तो यू हैव टू गो टू RNI दिल्ली। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, इट इज रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया। तो हम आज भी अधीन है। That's right. अखबार ओनर्स किसी के अधीन है। वो कौन है बताएं हमारे देश में? जी। हमारे कोर्ट्स हमको बताएं। But why? किसके अधीन है? No, my हम point उसको ओथ ले रहे हैं। But my point is that of course is a matter of nomenclature. It can be changed. The other thing is, why Delhi? But why can't we change the nomenclature for Yes, such a long time? why not Mumbai? 50 years. Why not Mumbai? जो महाराष्ट्र के लोग हैं सब मुंबई में आए, बिल्कुल आना चाहिए। या नागपुर में जाएं, बिल्कुल। या अपने कर्नाटक के लोग बेंगलुरु में जाएं, उनकी न्यूज़पेपर वहां रजिस्टर होनी चाहिए। आप सेंट्रल ऑफिस वहां पर रखें, वहां पर देखें, सेंट्रल ऑफिस के सेंट्रल कंप्यूटर में आप चेक करें कोई टाइटल है कि नहीं है। लेकिन किसी को, हर शख्स को एक फरियादी की तरह दिल्ली क्यों जाना पड़ता है हर चीज के लिए? मेरा तो ये कहना है, आप फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, तो अगर कोई आदमी अपनी कंपनी रजिस्टर कर लेता है, उसके बाद उसको बाकी सब रजिस्टर करने की क्या जरूरत है? मैं तो बोल रहा हूं यह भी क्यों करने की जरूरत है? That's right. Because in a free country, in a free media, why does he need this license Raj and Kota Raj? That's right. Once I open the company and I declare that what I am running, I make a simple affidavit and declaration to the government of India what I am going to print and publish, and give him 1 week that किसी और का इस नाम पे पब्लिकेशन नहीं है तो मुझे चालू करने दे देना चाहिए। ये सब ऑनलाइन प्रोसेस होना चाहिए। ये तो आपको बता रहा हूं, इस देश में लाइसेंस कोटा राज, जो उस जमाने में राजगोपालाचारी ने इनको बताया था, नेहरू साहब को, सर आप इसको मत करिए नहीं तो इस देश में लाइसेंस कोटा राज चालू रहेगा। right. आज हम उसी लाइसेंस कोटा राज को बहुत ही मतलब भयानक रूप से हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज बिना लाइसेंस के कोई चीज नहीं करना, आप आगे नहीं जा सकते, आपकी कोई फ्रीडम नहीं है। डेमोक्रेसी एक नाम के वास्ते रह गई है और आपके साथ क्या किया जा रहा है, हर जगह आपको रोक टोक हो रही है।
और रोक टोक किस किस्म की, किस किस्म से? रोक टोक 40,000 गड्ढों से। कहने का मतलब ये बिल्कुल। Now you are being literally blocked everywhere. Absolutely. 40,000 potholes. Now, isn't that awful? Isn't that terrible? वो It's like a horror story. वो केवल Isn't it? वो बहुत बड़ा हॉरर स्टोरी है, खाली पॉटहोल्स नहीं है। आप सोचिए इससे व्हीकल्स किस स्पीड पे चलते हैं। आज मुंबई के अंदर 15-20 किलोमीटर के अंदर भी व्हीकल नहीं चल रहे हैं, 10-12 किलोमीटर। That's right. उसके अंदर आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो इतनी खराब हो जाती है कि आपका फ्यूल 5 से 10 गुना कंज्यूम हो रहा है और आपका देश और गरीब हो रहा है क्योंकि वो और इंपोर्ट करेगा पेट्रोल डीजल। जी बिल्कुल। तो आप So which means the import lobby is enjoying making hay while the sun shines. Absolutely, India pays the maximum more of the world. More potholes means more petroleum imports. Absolutely, That's right, isn't absolutely, it? and not more. 5 to 10 times more, between 5 and 10 times more. Why I am giving you that range is different petroleum products will be imported in different level. So you need to understand that we are today importing crude oil, right? Yes. And that crude oil import will go up. We are also importing aviation turbine fuel. It will also go up. We are also importing other forms of, I would say, crude products and petroleum products. We are importing gas. Yes. That will go up. If you see this whole bundle, India is becoming poorer and poorer because of potholes. That's right. Because of unpliable cities. Unpliable cities, roads which forget about flying vehicles. You can't even walk on them. Absolutely. Let's be very clear. No, in any event you can't walk. I tell you, it is very dangerous for a physically challenged person to come on Indian road. Gee. It is very dangerous for an old man to walk out of his house because I don't know who will hit him Yes. and so this has all become so dangerous that you can. And then worst thing is when you have some good roads, then we have stunt barges who are all coming. That is also, we have not discussed that. People are doing stunt in Delhi on good roads. Can you believe? On the other side we have such crowd and nobody stops them. Even here in Mumbai. Yeah, we have motorcycle gangs in Mumbai. Absolutely. So we have extremes, on one side gangs that do stunt go scot free, and when common man needs a proper road, nobody listens to you. No, but at the end of the day, which means all of us have to come out. Now, this is for all of you. All of us have to come out. All of us have to be there to see to it that this does not happen again. यानी हम सबको बाहर आना पड़ेगा. हम सबको ये जताना पड़ेगा हमारी सरकार को, हमारे नगर सेवक को, हमारे सभी लोगों को कि ये मजाक नहीं है. समझे कि नहीं? बहुत मजाक हो गया. आपने बहुत पैसे कमा लिए और वैसे भी जो भी आपने पैसे कमाए अब उसके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी, तफ्तीश जरूर होगी और उसके बाद हम देखेंगे आप कहां जाएंगे. बाय द वे, यू कैन ऑफ कोर्स email us on rkb@metronetwork.in. That's rkb@metronetwork.in. That's the email address, rkb@metronetwork.in. Would you like to join us? That's what I want to know. Would you like to join us? Forget about the political affiliations of everybody. Forget about the politics. इसके बारे में राजनीति करनी छोड़ दीजिए. पॉट होल्स के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए जहां तक मैं समझता हूं. क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे? क्या आप हमारे साथ मिलना चाहेंगे ताकि हम लोग एकत्रित होकर एक एक इलाके को पकड़ के हम लोग आगे बढ़ें ताकि हमारा शहर असल में शहर बने. आज की तारीख में शहर नहीं है. प्रोफेसर अय्यर साहब, आज की तारीख में शहर नरक है, शहर नहीं है. बिल्कुल सही बोला आपने. और इस नरक जैसे शहर में हम रह रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि and the most expensive city in the world. Yes, one of the most expensive cities in the world. Not only that, मैं बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग आपके दर्शकों को कुछ बताना चाहता हूं कि अपने देश की जो जीडीपी है 1.7 ट्रिलियन US डॉलर की है जी. इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र का है जो कि 250 बिलियन US डॉलर प्रोड्यूस करता है. इस 250 बिलियन डॉलर में से 120 बिलियन डॉलर केवल मुंबई सिटी देता है जी. That is equal to what Gujarat produces. 120 billion dollar GDP of Gujarat is equal to the city domestic product of Mumbai, MMR region, 120 billion. So equal to Gujarat, Mumbai is there. And what Mumbai is given? It is given ditch water to drink. Yes. That is what we are doing. Famous, this is not my statement. It is Vivekananda's statement. Swami Vivekananda said, I shudder to imagine that my countrymen, my dear countrymen, my brothers and sisters will be given ditch water to drink when perennial sources of rivers will be flowing past. वो मुंबई में प्रूव हो गया है, यही किया है. वही हुआ है. और हमारे बगल हम लोगों ने किया है. वो हम लोगों ने खाली नहीं किया, पॉलिटिशियंस हैं. मैं भी पॉलिटिशियन के ऊपर जाऊंगा. देखिए क्या है कि आपके बगल में गुजरात है, 120 बिलियन US डॉलर जीडीपी है. वहां नरेंद्र मोदी जैसा अच्छा पॉलिटिशियन आ गया, तो वहां क्यों डिच वाटर नहीं मिल रहा है? वहां सूरत जैसा शहर जिसके अंदर प्लेग हो गया आज दुनिया का सबसे साफ शहर कैसे बन गया? That's right. तो विल चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए. मैं बार-बार that is something worth remembering. Remember, Surat used to be one of the dirtiest cities in the world. Today it is one of the cleanest. Why?
सूरत एक जमाने में इतना गंदा शहर होता था, इतना गंदा शहर होता था कि वहां पर ये हुआ कि भाई प्लेग हो गई वहां पे। बिल्कुल प्लेग हो गई, लोग मरे, प्लेग हुई। हाँ जी। और आज की तारीख में वो दुनिया के सबसे साफ सुथरे शहरों में माना गया। और ये ट्रांसफॉर्मेशन 10 साल में कैसे हो गई? That's right. I really would love to know how. तो वेरी सिंपल, यू नीड अ पॉलिटिकल डंडा। वहां पर एक बड़े अच्छे ऑफिसर आए थे, एसआर राव, अगर लोगों को याद होगा तो ऐसे म्युनिसिपल ऑफिसर आए थे जिन्होंने किसी भी नेता को नहीं छोड़ा। म्युनिसिपल ऑफिसर ने नेताओं को भी अंदर डालने का प्रयास किया जी, नेताओं को अरेस्ट करने का। कॉर्पोरेटर अरेस्ट हुए जी, मंत्रियों पे गाज लगी जी, उनके इलीगल स्ट्रक्चर तोड़े गए जी, उनकी गाड़ियों को पस्त किया गया जी। और खाली वो अकेले नहीं थे, आज उसी उनके साथ के कलीग हैं, वो आज दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन है, ठीक है, वो मिस्टर पटेल हैं, वो भी उनके साथ थे, तगड़े ऑफिसर। इन लोगों ने किसी पॉलिटिशियन को नहीं छोड़ा और वहां पर सिटी में सफाई करने का। But that is because they had the backing of somebody. They had the backing of the chief minister. They had the backing of बस Narendra Modi. अब आपने बात बोल दी कि अगर लीडर सही हो है, अगर वो बैक करे और वो अपने किसी कलीग्स के गलतियों को प्रोटेक्ट नहीं करे और बोले भैया तू रास्ते पे आ जा, That's right. नहीं तो तेरे को लॉ को फेस करना पड़ेगा। Now, don't you remember the time when Rajiv Gandhi was the prime minister? That at the time when he brought in the computer for the first time into the country, and he said that every house, every child, every person should have a laptop. That's what he said. Everybody laughed at him. Yes. But he stuck to his guns. Exactly. And he said, listen, you may laugh today, but the whole world will depend on this. Exactly. That's it, and that's what he did. Yes. Now, very unfortunately, we don't have a Rajiv Gandhi at the moment in the Congress. We do have Rahul Gandhi, who still has to prove himself. No, but I am very clear. For the Congress, I have got a very different view. After Nehru, everything they have brought down. See, the Congress is a dynasty. Today, it is ruled by the dynasty. Right. They have put the Sardarji there, and he is unable to do. 10 years, he is failed. Look at economists like Amartya Sen. They are talking the biggest bullshits on earth. Their economy is not working. Their economics is not working. The whole world is a mafia. Now look at France trying to push the Rafale deal on India. Yes. We are a weak country. Look at China. It is threatening every day, coming and bullying you. Our government does not react. Can you imagine our defense minister goes to China and the army fellow ridicules him and he continues his visit. He does not cancel his visit. Such a weak country is not because of its people. It is because of the government at the central, because of which we are a weak country. What Professor Iyer is referring to, of course, is the fact that when A.K. Antony had gone to China, just before that, a very senior Chinese general had said that India should be ready for a major retaliation from China if it does not behave. A Chinese general actually made that statement, and the government of India chose to ignore it. Right. If I was Antony, I would cancel the visit, come back, and next day I would order that at least 12 Chinese soldiers should be shot dead on the border. Well, thank God you are not. You are not. I will be. That is the day China will back off. The Chinese have no dum. The Chinese have no capacity to fight India. Right. I'm telling you. You are putting your army into a jitters. You are forcing your army to become and behave like a banana republic. Even a Sri Lanka threatens you. Can you believe we are threatened by Sri Lanka? Right. Can you believe the guy like Bangladesh? No, Rajapakse, the biggest criminal on earth who has killed so many people, is now threatening India, and we listen to him. And Bangladesh does not threaten. Sheikh Hasina is with you, yes. But you have no dum to support her properly because you are playing dilly-dally politics. Right. In the case of Pakistan, Nawaz Sharif wants to extend a friendly hand to you. That is fine, but you are not even able to pull him or pin him down. So what do you think we should do? We should call the Chinese to fill up the potholes? Is that what you're suggesting? No, we should just shoot down a few Chinese from the border and the game is over. I'm talking about potholes. No, we don't need to solve the potholes. Few of the politicians should be sent to prison. All right, you send the politicians to prison, shoot down a couple of Chinese. Yes, that's it, on the border. Make Narendra Modi the Prime Minister. And then don't allow Chinese to sell any equipment in India. Right. For all the power plant that has come, something like 20 gigawatt of power plant are not operating in this country. And by the way, as far as Professor Iyer is concerned, this has happened before, though not to China. It has happened to Britain. If you remember, the Times London carried out a very nasty article, a series of nasty articles, obviously backed by the British government, about the then President of Malaysia, Mahathir Mohamad. Right. And the first thing that Mahathir Mohamad did was to get up and cancel a couple of contracts which were going to British industry. And immediately, at that time, if you remember, Mrs. Margaret Thatcher happened to be the Prime Minister. Right. And the first thing that she did was force the Times to publish an apology. The British government itself apologized,
And that is how the British were able to come back very slowly into the Malaysian market. Yes. Yes. I will also tell you that we should not forget that this Chinese issue is going to be on top of us. We are engaged with, we're looking at everything else, but China is the one which is going to threaten. I've just come back from Bhutan. Yes. The kind of threat they are doing on the Bhutanese border, Right. it is because of Indian military and the King of Bhutan and the cooperation that they have saved. Otherwise, they will take away Bhutan and directly they put the dagger right into the heart of India. Right into the heart So of if India. you don't Right, want right. this, we take the Chinese on and show them and have a, they should have a very bloody teeth and nose. Unless and until this China, and then cancel all contract with Chinese. Don't allow even one Chinese company to enter India without them talking peace and business with us. No diplomacy, enough of the diplomacy. The Chinese are today pounded by the Vietnamese, by the Filipinos, by Thailand. By Thailand. Forget about anybody else, by Yes, Thailand. and the worst part is you are with Vietnam as ONGC Videsh Limited, Yes. taking out the gas on the China Sea, South China Sea. When you can do that and you can put your frigate in fighting with them, why you are going down on the border? That's right. Why are you coming down on the border? But The perhaps, the that is second- because, as far as AK Antony is concerned, as far as our army is concerned, perhaps we are not ready yet. If you remember, way back in 1962, we weren't ready, and we decided to go in, kill off about 40 Chinese soldiers, and we came back. I want to challenge that situation. 1962 is different. Today, the Chinese have to protect themselves at various fronts, including the Russian front, Right. Mongolian front. Okay. Chinese army, it is only 1.5 times in reality to Indian army. In that, at any point of time, when deployment comes, we have to only take care of the Pakistan side, right? And the other countries are not in threat with us. So 25% of the I army. tell you what, we started with potholes and now we're going straight into the black hole of China. Absolutely. I tell you. 25% of our army is only to be kept. 75% of the army is ready to take on the Chinese. And Chinese have to fight in the most difficult terrain against Indians. And with fully armed and solid and motivated army of India, I can tell you they have no chance. Right. That's They have no chance. And all the weak generals who feel that we have to be silent and all, I think they should retire and go back and relax. That's exactly have what their V.K. drums. Krishna Menon used to say. That's They have to exactly just have their couple of drums, exactly what forget about it. That's exactly what he used to say in 1962. But that's another story. That's another story. 1962 we had no armament. And if you remember what happened in 1962, I tell you what, Professor Iyer, let's stick to potholes. At the moment, China is, I think, about how many? When you don't solve your potholes, Right. the mentality comes from the same mentality. That's when you right. don't That's face- what I'm. So there is connect between these two now. That's what I'm talking about. So let's solve the potholes first. The Chinese we will take care of later. No, What I'm talking about potholes right will now. be solved if you have Prime Minister Narendra Modi in 2014. Potholes are solved. Mumbai. Professor, aren't you contradicting yourself? No. You said, now hear me out. You said that ultimately we'll have to solve the problem ourselves. No, I say, we even cannot if solve the problem of the municipality. we can. How? We can. By exactly what you suggested, that at least once a week, all of us guys Right. have to come out That is on the the pressure. street. Have to come out on the street Yes. and get That out is the pressure. and get out the corporator's house and say, हर कॉर्पोरेटर के घर को घेराव कीजिए और उसको बोलिए कि भैया यहाँ पे इतने पॉटहोल हैं, अगर तू ये भरेगा नहीं हम यहाँ से जाएंगे नहीं। ठीक है, सिंपल बात है। ये बोल दिया। हर हफ्ते आप वहां पर जाइए, 2 दिन तक वहां पर बैठिए, अपने सामने एक काम करवाइए और हिलिए नहीं जब तक वो करेगा नहीं। ये मेरा मानना है। देखिए, अभी आपको मैं ये अन्ना हजारे का आंदोलन दिलाना चाहता हूँ। अन्ना हजारे बहुत दिन दिल्ली में बैठे। Anna Hazare का आंदोलन was very diffuse आंदोलन. वो If you and I remember, नहीं, we are बिल्कुल। talking specifically about all the wards of Mumbai. इतने वार्ड्स हैं, एक एक वार्ड के अंदर एक एक कॉर्पोरेटर है, कॉर्पोरेटर के घर के सामने जाइए, बोलिए कि भैया बाहर चलिए और फौरन इसको भरिए और भरवाई कीजिए इस स्पॉट होल की, क्योंकि what are you going to do? What are you doing with so many potholes on the road? As you mentioned, 40,000. I am shocked. 40,000 potholes. Absolutely Now, 40,000. what Seven is it? municipal corporation. Forget about the vehicles for a minute. Forget about the vehicles for a minute. Apart from the damage you're doing to the vehicles, the damage you're doing to your back, the damage you're doing to your backbone, the damage you're doing to your spine. Everything. Can you imagine the kind of health problems all of us are going to be suffering because all our vehicles are traveling on these potholes? Absolutely. Whether you're traveling by public transport, you're traveling by taxi, you're traveling by auto, you're traveling by a 2-wheeler or a 4-wheeler. Or Yes. a 3-wheeler. Yes. That's it. That's what you're doing. Yes. So maybe it is time now, instead of talking about various issues, हर वो मोमबत्ती वाले जो हैं, आम आदमी पार्टी के लिए मेरी रिस्पेक्ट है कि भाई आप थोड़े बहुत इश्यूज निकाल लेते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है, सड़क का जो मुद्दा है, पानी का जो मुद्दा है, हेल्थ का जो मुद्दा है, उसके ऊपर आप लोग बाहर नहीं आते। तो हमें अब बाहर आना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। आप नहीं, बताएं। मैं तो मानता हूं आना पड़ेगा। मैंने तो ये पहले भी सॉल्यूशन दिया, लेकिन मेरा ये सॉल्यूशन कोई ऐसा नहीं है कि वो आने के बाद भी वो करेंगे, लेकिन हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अपने गलियों में आवाज करें।
आज गली की लीडरशिप नहीं है, दैट्स राइट, खत्म हो गई है। अब गली की लीडरशिप केवल शाखा और इसमें बढ़ गई है, क्योंकि वहां लोग चुपचाप बैठे हैं, कोई उस चीज के लिए काम नहीं कर रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। गली की लीडरशिप साहब इसलिए नहीं है क्योंकि एक जमाना था, आपको याद होगा, वी रियली हैव कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, एक जमाना था मुंबई शहर में एक पार्टी हुआ करती थी शिवसेना, बिल्कुल, आपको याद होगा, अभी भी है। वो शिवसेना और आज की शिवसेना में बड़ा फर्क है। Okay. उस जमाने में जो शाखा प्रमुख हुआ करते थे, उस जमाने में जो शिवसेना के जो वर्कर हुआ करते थे, शिवसैनिक हुआ करते थे, वो ट्रेन में जाया करते थे, हाँ जी बिल्कुल, ये बस में चलते थे, सड़क पे चलते थे। आज की तारीख में हर बड़े शिवसैनिक के पास पजेरो, प्रेडो, अपनी जनाब मर्सिडीज, हर एक के पास बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लैंड क्रूजर्स हैं, एसयूवीज हैं, और वो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठता है, एयर कंडीशन गाड़ी में चलता है, उसको क्या पता पॉट होल्स क्या होते हैं। आफ्टर ऑल माय डियर फ्रेंड उद्धव ठाकरे सन आदित्य ठाकरे वारडी से, एंड यू नो वेरी फॉर्चुनेटली फॉर मी आई हैव अ वेरी हाई कार सो आई डोंट फील द पॉट होल्स, दैट्स व्हाट ही सेड। आई एम श्योर ही वाज जोकिंग, बट देयर इज एन अंडरलाइंग ट्रूथ देयर, प्रोफेसर अय्यर। So I can only tell you that the leaders are the ones whom you are sending finally. Yes. Right at the end of the day, if you don't find that these people after you're coming out are not coming to your point of view or not solving your problem, then you have every reason to throw them out next time. Throw them out next time. Whichever party, forget about them. Right, but in the meantime, remember this is your city. Reclaim it. This is our city. It's not anybody else's city. Absolutely. It is our city. And one thing I want to say, government is not the ruling us. ये शासन नहीं है. Government is in service of people. ये सेवा है. That's right. हर गाड़ी में, महाराष्ट्र हो चाहे कहीं हो, गाड़ी के पीछे, अब सरकारी गाड़ी के पीछे लगना है सरकारी सेवा, सरकारी शासन नहीं लगेगा, प्रशासन नहीं लगेगा। That's right. ये पहले चालू करिए। बिल्कुल, ये पहली मुहिम, साइकोलॉजिकल मुहिम करिए। बिकॉज ये शासन नहीं है, ये शासन नहीं है, आप शासक सर्विस है। आप सर्विस पे हैं, सबसे बड़ी बात है, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट एंड यू आर आवर सर्वेंट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, और आप लोगों के नौकर हैं। दैट्स राइट। आप नौकरशाही में हैं, आप राजशाही में नहीं है। दैट्स राइट। राजशाही से बाहर आइए, बिल्कुल राजशाही से बाहर आइए, और वो तभी बाहर आएंगे जब हम और आप इकट्ठे मिलकर के सबको ये याद दिलाएंगे, भाई ये हमारा देश है, आपका नहीं है, सिर्फ आपका भी देश है, मानते हैं आपका भी देश है, लेकिन हम सब लोग इकट्ठे मिलकर के इस देश के वासी हैं, इस देश का कोई मालिक नहीं है। याद रखिए, हम भी इस देश के सिर्फ केयर टेकर हैं। जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक हम इस देश की देखभाल करने के लिए यहां पर हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी एक बहुत अच्छी चीज इनहेरिट कर सके। एक लास्ट बात बोलना चाहूंगा मैं इस प्रोग्राम में आपके, क्योंकि आपने आज ऐसे मुद्दा उठाया कि गवर्नमेंट रोल, व्हाट इज द गवर्नमेंट रोल, चाहे वो अपर गवर्नमेंट हो, चाहे मिडिल गवर्नमेंट हो, चाहे टेरिटरी गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो। गवर्नमेंट्स रोल is not to regulate, not to control. The problem is our governments want to regulate and control. Government role is facilitation. ये जो मैं आप बात बोल रहा हूं, इसको अगर ये याद रखेंगे तो अपने आप लोगों और सरकार के बीच में एक पुल बनेगा। That's right. और वो जो पुल बनेगा, उससे जो देश बनेगा वो सुपर पावर बनेगा। That's right. लेकिन ये मैं ड्रीम कर रहा हूं, मेरे ख्याल से मेरा ड्रीम सच भी हो सकता है। बिल्कुल होगा। एक जनरेशनल शिफ्ट आने का मौका है इस वक्त। अपने देश के, आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा कि इस वक्त अपने देश में 18 साल से 35 साल के लोग जो हैं वो 65% हैं। 65% ऑफ इंडियंस आर टुडे इन द एज ग्रुप 18 to 35। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये होने के लिए तैयार है, लेकिन समय हमें रुकना नहीं है, हमें आज ही बाहर निकलना पड़ेगा। जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो समझें, अपने अपने तरीके से बाहर निकले तो आप चेंज लाएंगे। और मैं फिर भी बोलना चाहूंगा, हमें लीडरशिप चाहिए, हमें नॉनसेंस नहीं चाहिए। हमें ये नहीं सुनना है कि फलाना ढीकना ये हो रहा है। हमें नरेंद्र मोदी जैसा डेवलपमेंट वाला लीडर चाहिए। या मोदी साहब बने या कोई उसी तरह के लीडर बने, लेकिन हमें उसी तरह की लीडरशिप चाहिए। हमें नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट नहीं चाहिए। That's right. And we want the Gujarat in every state. And the fact I want Gujarat in every state. सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो मुद्दे की बात है, कि गुजरात में परफॉर्मेंस दिखी है, कोई उसमें छुपाने वाली बात नहीं है। आप भी जा सकते हैं, देख सकते हैं उसको, देखिए उसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। तो हमें इतनी इच क्यों है? हम गुजरात, हम मोदी का नाम सुन के इतने गुस्से में क्यों आ रहे हैं? And over here I would like to ask you guys again, because we've had this survey now for a long time. Now I've been doing this now for the last 6 years. 6 बरस पहले मैंने आप लोगों से किसी और चैनल पर यह सवाल पूछा था कि क्या नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, और उस वक्त जो SMS आए थे तकरीबन 10,000 से ज़्यादा आए थे, और 99% लोगों ने कहा था कि आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। ये आप लोगों ने कहा था। उस वक्त नरेंद्र मोदी की कोई बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल, बतौर प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 6 साल पहले की बात है, आपको याद हो, बिल्कुल, जब सहारा की बात है। बिल्कुल। और आज मैं आपसे फिर सवाल पूछता हूं, क्या नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी देश के लिए अच्छे होंगे?
Will Narendra Modi be good for the country? That is the question. So send in your SMSs, send in your emails on rkb@metronetwork.in. That's rkb@metronetwork.in. Would you like Narendra Modi to be the Prime Minister of the country? Right, now let's take a look. And thank you very much, Professor Iyer, for coming over here. Great pleasure. But my vote is for Modi. I want to say that to your viewers. My vote is for Modi because he is the most deserving candidate in the country. And if Narendra Modi becomes Prime Minister, I can assure you, in 5 years, even if he survives only 5 years, India would have taken the same stage and it will go to the next stage that Vajpayee Saab did. The Right. 6 years You of heard him. Vajpayee You heard the success man. will happen with Modi. You heard the man. क्या नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? आप ईमेल करें. Should Narendra Modi be the Prime Minister of the country? Please do email on rkb@metronetwork.in. क्या नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप बताएं. Please do send in your emails on rkb@metronetwork.in. Professor Iyer, thank you very much. And by the way, tomorrow we'll have a special program on Bhutan for you. Bhutan अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भूटान में प्रोफेसर अय्यर ने एक बहुत बड़ा सेमिनार किया इनर्शिया मैगजीन के तहत और इनर्शिया फाउंडेशन के तहत, and we'd like to show that to you. And I think that's a landmark program. This is possibly the first program of its kind that has ever happened in Bhutan. Absolutely. Ever happened in the SAARC region, not Yes. only in Bhutan. Right. The first energy-related conclave which happened in the SAARC region in a bilateral sense, That's and right. not with the governments. It is between two bodies. That is the Inertia Foundation and the Bhutan Chamber of Commerce and Industry. Bhutan Chamber of Commerce and Industry and the Inertia Foundation, and it was held in Thimphu. And of course, I was supposed to be there, but for some reason was not able to go. But maybe next time. 100%. And thank you very much again, Professor Iyer. Thank you so much for coming. Thanks Always a very much. pleasure. To Metro Always a Network. pleasure talking to you. And Inertia Foundation, you see the promo at least 20 times a day of Professor Iyer. And we will show you the program tomorrow. In the meantime, let's take a look at the RKB Spotlight again. What is the spotlight of the day? Where is the spotlight of the day? Obviously on Narendra Modi. क्या नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे? क्या मुंबई के साथ कभी इंसाफ होगा? That's right. क्या will Mumbai ever get justice? क्या 11,000 गड्ढे भरे जाएंगे? 40,000 प्रोफेसर अय्यर के मुताबिक 40,000 हैं. क्या 11,000 गड्ढे भरे जाएंगे? कहाँ जाता है मुंबई का पैसा? मुंबई का पैसा कहाँ जाता है? That's right. Where does the money of Mumbai go? And इतनी बारिश के बावजूद वाटर कट का क्या मतलब है? यानी पानी की कटौती का क्या मतलब है इतनी बारिश के बावजूद? और जो सोल्यूशन अभी प्रोफेसर अय्यर ने बताया है उसके ऊपर अब तक किसी ने काम क्यों नहीं किया है? मुंबई से लेकर लोनावला तक एक नया महासागर आप बना सकते हैं. Forget about anything else. और मुंबई इस मजाक को क्यों झेलती है? That's right. Now, time for us to take a break. Time for us to take a very short break. After the break, we'll have our old friend, our old disaster pundit, Pandit.